हाय एवरीवन, आज ये 18 अप्रैल 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश भर में लागू किया गया है? हमारे संविधान में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश भर में लागू किया गया है। यह अधिनियम 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएगी। इसका मतलब ये कि लोकसभा विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हो जाएंगी। यह आरक्षण नए डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा। डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो डिलिमिटेशन के लिए लाया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में विशेष बहुमत न मिल पाने के कारण से फेल हो गया है, गिर गया है। इस विधेयक में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ा करके 850 करने का प्रस्ताव था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? चीन बन गया है। चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। भारत और चीन के बीच में कुल व्यापार की बात करते हैं तो 151.1 अरब डॉलर रहा है। भारत और चीन के बीच में व्यापार घाटा, जिसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, 112 अरब डॉलर का है, क्योंकि भारत 131.5 अरब डॉलर का आयात करता है और केवल 19.5 अरब डॉलर का निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन्फोसिस ने हाल ही में किसे अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कार्लोस अल्कराज को इन्फोसिस ने नया अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कार्लोस अल्कराज की बात करते हैं तो वो स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्फोसिस ने इससे पहले पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अन्य नियुक्तियों की बात करते हैं तो अनंत स्वरूप को फिक्की का नया सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 कब मनाया गया है और इसकी विशेषता क्या है? तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया 2026 का। हीमोफीलिया की बात करते हैं तो यह एक आनुवांशिक जेनेटिक रोग है जिसे शाही रोग भी कहा जाता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और इसकी वाहक सदैव महिलाएं होती है। वर्ष 2026 की थीम की बात करते हैं तो देखभाल की ओर पहला कदम है। जागरूकता की बात करते हैं तो हीमोफीलिया की जागरूकता के लिए लाइट इट अप रेड अभियान चलाया गया है, जिसके तहत इमारतों को लाल रोशनी से चमकाया गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, जिसे उप सभापति बोलते हैं, पद पर तीसरी बार नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए? तो हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के पद पर तीसरी बार नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए। वे 17 अप्रैल 2026 को निर्विरोध चुने गए हैं। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में है और उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं। मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष और लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सीबीआई ने पहले वन्यजीव आपराधिक मामले में सफल अभियोजन का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सीबीआई के पहले वन्यजीव आपराधिक मामले में सफल अभियोजन का संबंध किससे है? तो शहतूत शॉल के अवैध व्यापार से है। शहतूत शॉल की बात करते हैं तो इसका निर्माण तिब्बती मृग, जिसको चीरू बोलते हैं, इसके बालों से होता है। जो यह तिब्बती मृग है यह क्रिटिकली एंडेंजर श्रेणी में आता है। यह सजा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दी गई है। साइट की बात करते हैं तो इसको स्टेब्लिशमेंट 1973 में किया जाता है। लुप्त प्राय प्रजातियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो 1975 में प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टाइम 100 2026 की दुनिया की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर रणबीर कपूर होगा। इस सूची में 3 भारतीय शामिल है। पहला रणबीर कपूर, दूसरा सेफ विकास खन्ना, तीसरा गूगल के सीईओ सुंदर पिचई हैं। इस सूची में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के मेयर जोहरान ममदानी और नासा के आर्टिमिस 2 मिशन के कमांडर रीड वाइसमैन भी शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो कर्नाटक का। इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा घोषित किया गया है। ये गुफाएं प्री कैम्ब्रियन युग के डोलोमेटिक चूना पत्थर से बनी है
और यह क्रास्ट आकृति का उदाहरण है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कालिंजर किले को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तेलंगाना सरकार ने हाईवे पर एकीकृत ट्रामा केयर के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया है। इसे नेशनल हाईवे 44 NH 44 पर सड़क दुर्घटनाओं के दौरान गोल्डन आवर में जान बचाने के लिए शुरू किया गया है। 13 से 17 अप्रैल तक सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया गया है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ग्रेनेडा स्पेन में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय दल ने कौन सा पदक जीता है? तो मिक्स टीम पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी पलक गुलिया और मुकेश नेलावली हैं। भारतीय टीम ने इस स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और पदक तालिका में चीन शीर्ष पे रहा है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर स्मारक लोगो जारी किया गया? तो जर्मनी के। दोनों देशों के बीच संबंध 1951 में शुरू हुए थे। कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं, तो गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2026 गेड फ्लैंकटिंग को दिया गया है और भारतीय सेना की लाइट मशीन गन के पहले बैच का नाम प्रहार रखा गया है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग जब जर्मनी की बात कर रहे हैं, तो जर्मनी का मैप भी आप देख सकते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्री की बात करते हैं, तो पोलैंड, क्रंच रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, लिचिगन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड और यहाँ पे डेनमार्क भी है। तो इस तरीके से कुछ बॉर्डरिंग कंट्री का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी से भी इसका बॉर्डर लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग माय बेसिक। आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखते हैं। 1901 से लेकर के 1947 के बीच की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम देखेंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 में हुई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। इसी घोषणा के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की शुरुआत हुई थी। बंगाल का विभाजन किस तारीख को होना तय हुआ था और इसे किस दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होना तय हुआ था और इसी तारीख को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ और इसमें क्या प्रमुख घटनाएं थी? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। मोर्ले मिंटो एक्ट कब आया था? इसके द्वारा कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? मोर्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया था और इसी एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी भारत कब वापस लौटे और इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ और नरम दल और गरम दल का पुनः विलय हो गया। 1916 में किन अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की स्थापना हुई थी? तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग आंदोलन इसी वर्ष एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। 1917 का कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन क्यों खास था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी ने पहली बार किस सत्याग्रह में भाग लिया? यह किस मुद्दे पर था? महात्मा गांधी ने पहली बार 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। यह बिहार के अंदर नील की खेती, तिनकठिया प्रथा के विरोध में शुरू हुआ था। शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था। 1919 में कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम और घटनाएं हुई थी? 1919 में रोलेट एक्ट, न अपील, न दलील, न वकील आया था। इसी वर्ष मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना अमृतसर में हुई थी। इस घटना में भारत की ओर से वकील के रूप में शरशंकर नायर की नियुक्ति किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई और महात्मा गांधी ने क्या उपाधि त्यागी थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। चौरी चौरा घटना कब और कहाँ हुई? इसका असहयोग आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? चौरी चौरा घटना फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने करी थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार की थी?
1924 में बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी, जो उनकी अध्यक्षता पहली बार थी। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? इसमें कौन कौन शामिल थे? काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती था, अब इसको नाम काकोरी ट्रेन एक्शन है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ था और यह भारत कब आया था? साइमन कमीशन का निर्माण 1927 में हुआ था और यह भारत 1928 में आया था। भारत में साइमन गो बैक का नारा भी लगा था और इसका विरोध भी किया गया था। इसमें 7 विदेशी लोग शामिल थे, ये विद्यार्थी। नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुई थी? इसे किसने तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश हुई थी। इसे मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या प्रमुख मांग थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ और दांडी मार्च का संबंध इससे कैसे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी तक चला। दांडी मार्च नमक कर के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंतिम महीने में शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? इसका क्या परिणाम हुआ? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी के तहत यह तय हुआ कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें महात्मा गांधी कैसे भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी राजपुताना जहाज से भाग लेने गए थे। उन्होंने तीसरे में भाग नहीं लिया था। सांप्रदायिक पंचाट कब आया और इसे कौन लेकर आया था? सांप्रदायिक पंचाट 1932 में आया था। इसे रामसे मैकडॉनल्ड्स ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लेकर आए थे। पूना पैक्ट कब और किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति कौन थे? अगस्त प्रस्ताव 1940 का था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी इसी वर्ष हुआ था। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस समय लिलिंथो भारत के वायसराय थे। इससे पहले ऑपरेशन जीरो हावर शुरू हुआ था और करो और मरो का नारा भी दिया गया था। कैबिनेट मिशन का निर्माण कब शुरू हुआ? इसके सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन का निर्माण मार्च 1946 में शुरू हुआ था। इसमें पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेनफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। यह भारत में संविधान सभा बनाने के लिए आया था। इसने हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट और कुल 389 सीटें तय की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था? इसे किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा कब की थी? माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को यह घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र होंगे। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया?
24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी तारीख को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हो गया था। संविधान के कुछ आंशिक अनुच्छेद, टोटल 16 अनुच्छेद इस तारीख को लागू हुए थे। यह बात अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है। इसमें नागरिकता भाग 2 भी शामिल है। जनगणना की बात करते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में वायसराय लॉर्ड मायो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर हर 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 की जनगणना कुल मिला के 15वें क्रम की थी, स्वतंत्र भारत के हिसाब से 7वें क्रम की थी और दशकीय आधार पर 14वें क्रम की थी। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है और क्यों? 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है। जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त और आदर्श वाक्य क्या थे? तो आयुक्त चंद्रमौली साहब थे और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? कुल जनसंख्या की बात करते 121.09 करोड़ थी, जिसमें भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे था। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं 2001 से 2011 तक 17.7% थी। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से थे? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें 16.51% और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसमें 0.05%, इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन से थे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, जिसका 27.9% वृद्धि दर है। न्यूनतम ऋणात्मक वृद्धि वाला नागालैंड है, जिसमें -0.6% वृद्धि दर थी। यह एकमात्र राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं केरल का है, 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं हरियाणा है, जिसमें 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की साक्षरता दर 73% है। पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं 80.09% है और महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं केरल का है 94% है और न्यूनतम साक्षरता बिहार का है 61.80% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन से है? तो संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत के आधार पर पंजाब है। राज्य की जनसंख्या का 32% जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है, जिसकी राज्य की 94% जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है।